हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12th का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैक बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, इसलिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली मैच होंगे। इसलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और इसको याद रखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ वगैरह या फिर कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह हो सबसे पहले वहीं पर सेंड कर दिया जाता है। तो चलिए फिलहाल इसको हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और देखिए अभी ये पहला वीडियो होने वाला है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इसके बाद और भी वीडियो दिए जाएंगे और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम चांस है कि मैच हो जाएंगे। तो आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखेगा और इनको याद रखिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे पार्ट ए, यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन करेंगे। और ऐसा ही आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा वहाँ पर एग्जाम में भी, ठीक है। पार्ट ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर कौन सा हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है। एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग अपना क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है। और यहाँ पर देखिए जैक बोर्ड हर साल 1 या फिर 2 क्वेश्चन ऐसा पूछता ही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या आता है या फिर क्या पढ़ते हैं, या फिर पूछ लेगा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या आता है या फिर क्या पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ से एक क्वेश्चन 100% तय है कि बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल या फिर क्या आता है आप लोग इसको याद रखिएगा। फिलहाल हमसे पूछा है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, तो ये आता है उपभोक्ता का संतुलन। क्या उपभोक्ता का संतुलन, यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा जो भी है जनरल प्राइस लेवल, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या फिर सप्लाई ऑफ मनी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड नंबर वाला क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिलेटिव टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये आपको एक डेफिनेशन टाइप का दे दिया। अब इसको क्या बोलते हैं आपको ये बताना है। क्या हम लोग इसको एवरेज यूटिलिटी बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, या फिर टोटल प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो आपको बताना है। हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। वस्तु की मात्रा के सापेक्ष, ठीक है, कुल उपयोगिता में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा है। तो सही आंसर क्या जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको कि हम लोग जनरली एमयू से डिनोट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस आर करेक्ट, ठीक है। तो इनडिफरेंस कर्व से रिलेटेड जो एनालिसिस है वो करेक्ट, मतलब कौन कौन सा है आपको ये बताना है। और यहाँ पर आपको उसमें भी सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द फ्लोइंग कोड्स। तो इन कोड्स का यूज करते हुए करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पॉइंट बना करके दिया, ठीक है। यहाँ पर 4 पॉइंट दिया है, इसको मैं और छोटा करता हूँ। यहाँ पर देखिए 4 पॉइंट दिया गया है। हो सकता है कि ये चारों में से चारों पॉइंट सही हो, या फिर चारों में से चारों पॉइंट गलत हो, या फिर सिर्फ 2 पॉइंट सही हो, या फिर 2 पॉइंट गलत हो। अब आपको चूज करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट है, दूसरा में बोल रहा है कि सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, तीसरा में बोल रहा है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, और चौथा में बोल रहा है कि फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर हमसे बोला क्या है, क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़ते हैं। इनडिफरेंस कर्व के बारे में बोला है ना, इनडिफरेंस कर्व के बारे में करेक्ट एनालिसिस। तो पढ़ते हैं एक बार, तो क्या क्या करेक्ट एनालिसिस हो सकता है इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ द कंज्यूमर इज मोनोटोनिक। तो बिल्कुल सही बात है, इनडिफरेंस कर्व के बारे में ये बिल्कुल सही बात है। तो पहला तो करेक्ट होगा ही। तो पहला जिसमें ये बन सकता है, तो ये बन सकता है ऑप्शन, ये बन सकता है ऑप्शन, ये बन सकता है, ये तो नहीं बनेगा। इसके बाद देखिए सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट क्या दिया है
कि जनरली एन इनडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। तो कॉनकेव बोल रहा है वो भी किसके, तो ओरिजिन के मतलब तरफ, तो ये गलत बात है, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व कॉनकेव नहीं होगा वो भी ओरिजिन की तरफ, तो ये गलत है, तो सेकेंड गलत हो जाएगा। इसके बाद थर्ड और फोर्थ को पढ़ते हैं। इनडिफरेंस मैप द इनडिफरेंस कर्व लोकेटेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मेजर्ड अ रिलेटिवली हाई यूटिलिटी लेवल, तो ये सही बात बोल रहा है। इसके बाद द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है कि आपने सिलेबस ना पढ़ा हो, तो आपके मन में ये डाउट होगा कि ये मतलब पता कैसे चलेगा कि कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला के अनुसार आप लोग इसको समझ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको मतलब क्या बोलते हैं कंडीशन याद होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि डायरेक्टली आप लोग कंडीशन याद रखें अभी, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। और इसी क्वेश्चंस को हिंदी में देख लीजिए। उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन सही है, उपभोक्ता का अनुमान एकदृश होता है। और इसके बाद तीसरा और चौथा सही है कि उदासीनता मानचित्र में मूल बिंदु से दूरी पर अवस्थित उदासीनता वक्र अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता स्तर को मापता है। इसके बाद संतुलन की अवस्था में उदासीनता वक्र की ढाल कीमतों के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी डी ही सही होगा। और इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैक बोर्ड में यहाँ पर साइंस और आर्ट्स का जो देखा गया है अभी तक, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हार्ड आता है और साइंस और कॉमर्स का हार्ड आता है, ठीक है। साइंस एंड कॉमर्स का यहाँ पर क्वेश्चन हार्ड आता है, जबकि आर्ट्स का क्वेश्चन इजी आता है। ऐसा मतलब देखा गया है प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ नंबर वाला। क्या बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व ऑफ एन इन्फेरियर गुड इज, एक घटिया वस्तु के लिए मांग वक्र की ढाल होती है। तो घटिया वस्तु के लिए पूछ रहा है, तो कैसा होता है, धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होगा। क्या, पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद अगला देखिएगा 5 नंबर वाला, द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग कम हो जाएगी। तो सही आंसर क्या जाएगा, गिफिन गुड्स, यानी कि गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु का मतलब होता है घटिया वस्तु, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव आइटम्स, निम्नलिखित में से प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग कौन सा, मतलब कि पेयर्स आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंबल और रजाई, ठीक है। कंबल और रजाई एक दूसरे के क्या है, प्रतियोगी है, मतलब कि कंबल की जगह पर हम लोग चाहे तो रजाई ओढ़ सकते हैं, रजाई की जगह पर चाहे तो कंबल ओढ़ सकते हैं। इसके बाद 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व हैज यू शेप, हिंदी में देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार यू आकार का होता है। यू आकार का शेप किसका होता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो ये किसका होता है, ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी का, यानी कि सीमांत क्या, लागत का, जिसको कि हम लोग एमसी से डिनोट करते हैं। इसके बाद 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, बाय व्हाट रेशियो विल द प्रोडक्शन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द फैक्टर्स बाय 3 टाइम्स इन द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। हिंदी में भी एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिएगा, पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल के उत्पादन फलन में साधनों को 3 गुना से वृद्धि करने पर उत्पादन में किस अनुपात में वृद्धि होगा, आपको ये बताना है। तो किस अनुपात में होगा, तो 3 गुना से अधिक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अगर 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो 3 गुना से अधिक होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद और यहाँ पर मान लीजिए अगर 4 गुना बोलता तो 4 गुना से अधिक होता, सिंपल सी बात है। इसके बाद देखिए 9 नंबर वाला, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन एवरेज कॉस्ट देन, तो क्या बोल रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है हायर है किससे, एवरेज कॉस्ट है, तब क्या होगा। तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होगा, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होगा, एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगा, या फिर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में भी एक बार देख लीजिए, जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होता है तब क्या होता है। तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा कि औसत लागत बढ़ती है, ठीक है, यानी कि इंक्रीज होगा। इसके बाद नेक्स्ट 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड इंक्रीजेज बाय 5% व्हेन द प्राइस इज
इंक्रीज बाई 5%, देन द सप्लाई ऑफ द गुड विल बी। किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा 5% तक बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी, ये आपको बताना है। तो वस्तु की पूर्ति क्या होगी, यूनिट इलास्टिक होगी, यानी कि इकाई लोचदार होगी। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। एक वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने पर उसकी पूर्ति की मात्रा में 5% से बढ़ जाती है। 5% अगर कीमत में वृद्धि करते हैं तो पूर्ति की मात्रा भी 5% से ही बढ़ती है, इसलिए इकाई के लोचदार होगी, यानी कि यूनिट के इक्वल। ठीक है, इसके बाद देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। इफ द यूनिट टैक्स इज levied by the government on the production of the commodity then the supply of the good। हिंदी में भी क्वेश्चन को देखते हैं। यदि सरकार के द्वारा वस्तु के उत्पादन पर इकाई कर लगती है तो उस वस्तु की पूर्ति क्या होगी। सरकार ने इकाई कर लगा दिया तो फिर उस वस्तु की पूर्ति में क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन एक बार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर हिंदी में भी 4 ऑप्शन देख लीजिए और एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। अब सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर आ जाएगा कि विल बी रिड्यूस्ड। क्या हो जाएगा, विल बी रिड्यूस्ड, यानी कि कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए 12 नंबर बोला क्या है। व्हेन द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इज अ पैरेलल टू द प्राइस एक्सिस द सप्लाई रिलेटिव टू द प्राइस इज। जब एक फर्म का पूर्ति वक्र कीमत अक्ष के समांतर होता है तो पूर्ति कीमत के सापेक्ष रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, 4 ऑप्शन देख सकते हैं। सही आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, परफेक्टली क्या हो जाएगा, इनलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, परफेक्टली इनलास्टिक यानी कि पूर्णतया बेलोचदार। इसके बाद 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। अंडर कैटेरिस पेरिबस कंडीशन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ प्राइस हाइक ऑफ फैक्टर ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस। और हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। अन्य बातें समान रहने पर साधनों की कीमतों के बढ़ने से संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव होगा या फिर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको यह बताना है। तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या जाएगा, द इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि संतुलन कीमत बढ़ेगी। क्या होगा, संतुलन कीमत इंक्रीज होगा। चलिए अब 14 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारे पास। इन द केस ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू। हिंदी में भी पढ़ते हैं क्या है। बाजार में फर्मों के निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की स्थिति में बाजार कीमत किसके बराबर होता है। ठीक है, किसके इक्वल होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल। किसका, मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल, यानी कि न्यूनतम सीमांत लागत के इक्वल। न्यूनतम सीमांत लागत के इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। हु अमोंग द फॉलोइंग इज अ मैक्रो इकोनॉमिक एजेंट। निम्नलिखित में से कौन एक समष्टि आर्थिक एजेंट है। ठीक है, मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र का एजेंट है, ऐसा आपसे पूछना चाहता है। तो सही आंसर क्या जाएगा, बैंक। क्या, बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब व्यष्टि का था। इसके बाद और इकोनॉमिक्स में स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन पूछता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर वाला देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग बुक इज ऑथर्ड बाय जेम केनेस, यानी कि हिंदी में भी इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक जेम केन्स है। ठीक है, तो कौन से पुस्तक के लेखक है ये आपसे पूछ दिया। तो सही आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सेम टू सेम हिंदी में भी वही लिखा रहेगा, ऐसा नहीं कि हिंदी में नाम चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज रिलेटेड टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो हिंदी में भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस चर का संबंध समय के एक निश्चित बिंदु से होता है। समय के एक निश्चित बिंदु से तो किसका होता है, ये होता है आपका स्टॉक का। किसका, स्टॉक का। इंग्लिश में भी स्टॉक ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 18 नंबर वाला देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए, विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इंक्लूड्स द मैंडेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो कौन सा मेथड है जिसमें कि मैंडेटरी होता है फाइनल गुड्स को इंक्लूड करना। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा हमारे पास, सही आंसर जाएगा प्रोडक्ट मेथड। कौन सा, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, यानी कि उत्पाद विधि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए सही। इसके बाद 19 नंबर बोला क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी कि बार्टर सिस्टम का क्या पूछ रहा है, डिफेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष निम्न में से कौन सा है ये आपको बताना है। आप चारों ऑप्शन को देखिए और सही आंसर
यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए। तो सही आंसर कीजिएगा लैक ऑफ वैल्यू एक्यूमुलेशन, लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, इसके बाद प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू मेजरमेंट, यानी कि तीनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी आ जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आगे देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी देख लेते हैं नीचे। यहाँ पर देखिए व्यावसायिक बैंक का एक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, व्यावसायिक बैंक का कार्य कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है, तो बैंक ऑफ गवर्नमेंट, ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बिल्कुल सही, यानी कि सरकार का बैंक, सरकार का बैंक जो कि आरबीआई है, और ये जो कॉमर्शियल बैंक है इनका ये काम नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो 21 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इफ द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द SLR देन लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक। यदि केंद्रीय बैंक वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दे तो व्यावसायिक बैंकों को ऋण देने की क्षमता में क्या होगा, मतलब बढ़ोतरी होगा या फिर कमी होगा, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये होगा आपका डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, विच डिमांड फॉर मनी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। हिंदी में भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि ब्याज दर में वृद्धि होने से मुद्रा की किस मांग में कमी होती है। तो किस मांग में कमी होती है, तो ये होता है आपका मुद्रा की आपातकालीन मांग में। कौन सा, मुद्रा की आपातकालीन मांग में, यानी कि इमरजेंसी डिमांड फॉर मनी। इसके बाद देखिए 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेजर द स्लोप ऑफ विच फंक्शन। हिंदी में देखते हैं, उपभोक्ता के सीमांत प्रवृत्ति किस फलन की ढाल को मापती है। और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आप लोग यहाँ पर मतलब ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद हम लोग आंसर की बात करते हैं। तो बोला कि द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेजर्स द स्लोप ऑफ विच फंक्शन। तो विच फंक्शन बोल रहा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन। कौन सा, कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही 23 नंबर वाले का। कौन सा, उपभोग फलन। ठीक है, उपभोग फलन। इसके बाद 24 नंबर बोला, इफ द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इज 4 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यदि किसी अर्थव्यवस्था में गुणक का मान 4 है तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मान क्या होगा। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप वाला क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर 4 टाइम है तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 जो होता है ये आपका 0.25 के इक्वल होता है। ठीक है, तो 25 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ डज एन इंक्रीज इन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो सही आंसर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सही आंसर आ जाएगा द एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट ऑन द राइट, यानी कि राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। हिंदी में देखिएगा, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि समग्र मांग को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो समग्र मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होगी, यानी कि शिफ्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रिवेन्यू इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रिवेन्यू इनकम सोर्स पूछ रहा है। ठीक है, सरकार का राजस्व आय का एक स्रोत निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा एक स्रोत है आपको ये बताना है। तो सही आंसर क्या जगह, सरकारी निवेश से लाभांश, यानी कि डिविडेंड फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अब 27 नंबर वाले के। तो देखिए क्या है, इन विच टाइप ऑफ बजट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट मोर देन इट्स इनकम। तो विच टाइप पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर आ जाएगा हमारे पास डिफिसिट बजट। कौन सा, डिफिसिट बजट। ठीक है, किस प्रकार के बजट में सरकार का व्यय उसके आगम से अधिक होता है, तो घाटे का बजट में। कौन सा, घाटे के बजट में। इसके बाद देखिए 28 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो किस उत्पाद को जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कौन सा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, यानी कि यहाँ पर जो आपका 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा, 28 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेट्रोलियम उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 29 नंबर बोला क्या है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अ लंपसम टैक्स imposed by the government on the equilibrium income in the economy। हिंदी में भी देख लीजिए, सरकार के द्वारा
एकमुश्त कर लगाने से अर्थव्यवस्था में संतुलन आय पर क्या प्रभाव होता है, आपसे ये पूछ रहा है। चार ऑप्शन का अब एक बार देखिए और सही आंसर की बात करते तो सही आंसर जगह आपका देयर विल बी अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम इनकम, ठीक है, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। संतुलन आय में क्या होगा, कमी हो जाएगा, संतुलन आय में कमी होगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो कि है आपका 30 नंबर वाला, वन ऑफ द रीजन फॉर द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया इज, हिंदी में क्वेश्चन, भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह का एक कारण है। तो भारत में विदेशी मुद्रा के प्रवाह का एक कारण आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, फॉरेन गिफ्ट्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इफॉर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस, यानी कि ऑल ऑफ दीज जगह बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी कि विदेशी उपहार हो गया, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हो गया, वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात हो गया, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। तो 30 क्वेश्चंस को मैंने आपको एक एक करके बता दिया। 30 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस यहाँ पर मैच हो सकते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में।